एशिया टाइम्स की इस ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी, मेरे साथ शफ़ी मदनी साहब हैं। आप जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी हैं। पिछले दिनों त्रिपुरा में जो कुछ वायलेंस हुआ उसके बाद से हिंदुस्तान भर में उस दर्द को देखा गया और उसको समझा गया। उसके बाद दिल्ली से एक डेलीगेशन गया वहाँ पर मिली तंजीमों का, आप भी उसमें शामिल थे। मैं आज उनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो 3 दिन रह करके वहाँ ऑब्जर्वेशन किया है, क्या किया है। इनका एक लंबा तजर्बा रहा है ऐसे मौक़ों पर काम करने का, चाहे वो गुजरात 2002 का मामला रहा हो, उसके बाद आसाम में 2012 में जो कुछ हुआ, मुजफ्फरनगर में 2013 में जो कुछ हुआ। तो इस तरह के मामलात में लगातार काम करने का इनका अपना तजर्बा भी रहा है, चीज़ों को समझा है, सिस्टम से बात भी की है, कई मामलात रहे हैं। तो मैं आज ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने त्रिपुरा में क्या देखा। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि त्रिपुरा में जब आप गए तो वहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन अपना क्या था। त्रिपुरा में जैसे कि आपने बताया कि एक डेलीगेशन यहाँ से रवाना हुआ था और हम भी उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। इससे पहले बहुत सारी बातें यहाँ पर आ रही थीं और एक मौके पर तो हमको ऐसा लगा कि शायद ये भी इतना बड़ा वायलेंस और इतना बड़ा वाक़या है जो गुज़िश्ता दिनों में गुजरात में या आसाम में, बोडोलैंड में या मुजफ्फरनगर में हुए हैं। तो हम भी अच्छे खासे मुतासिर ही थे इससे। फिर हम वहाँ पहुँचे और 3 दिन हम वहाँ रहे। तकरीबन जो वहाँ जो वायलेंस हुए या जो कुछ भी वहाँ वाक़यात हुए हैं वो मकामात का हमने दौरा भी किया। जैसे कि बहुत सारी मसाजिद पर जो हमले हुए हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो तकरीबन हमने भी वहाँ देखा कि 16 मसाजिद को इन लोगों ने टारगेट बनाया था। इसमें 4 मसाजिद को बहुत ज़्यादा उन्होंने डैमेज किया है जी। और इसी तरह से एक मुकाम जो है पानी सागर, वहाँ पर दुकानें भी जलाई हैं। तकरीबन 12 दुकानें हैं, इसमें दो एक दुकानें तो बिल्कुल खाकस्तर कर दी, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बाकी की दुकानों में कुछ तोड़ फोड़ की है, नुकसान किया है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सब वाक़यात वहाँ पर हुए, वो हमने देखे। तो और कुछ जैसे कि अब बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर और इसके कुछ जो कुछ भी एजेंडाज होंगे इसके तहत कुछ हुआ हो ऐसा लग भी रहा है। तो ये वीएचपी से मुतालिक कुछ लोगों ने रैली निकाली और वो पानी सागर इलाके में ये मामलात हुए और इसके अलावा छुटमुट घटनाएं हुई वहाँ पर। तकरीबन जितनी मसाजिद को नुकसान हुआ है इसमें तकरीबन ज़्यादातर मसाजिद वो हैं जो रिमोट एरियाज़ में थी, जिसके करीब में मुसलमानों की आबादी नहीं थी। नमाज़ें तो होती थी लेकिन बहुत लगी हुई आबादी या आबादी के बीच में मस्जिद का ऐसी मसाजिद कम थी। तो कम थी यानी 1-2 थी, बाकी के सब मसाजिद तो वही थी कि जो बहुत रिमोट एरियाज़ में थी। तो एक वो हमने देखा। तो एक तो हमने ये महसूस किया कि उन्होंने टारगेट जो बनाया है वो मसाजिद को बनाया है और वो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो वाक़यात हुए थे इसको रिएक्ट किया गया, उसके रिएक्शन में है। तो वहाँ भी यानी जिस तरह से ये रिपोर्ट जो आ रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो रिलीजियस प्लेसेस पर जो हुआ है वो तो एक रिएक्शन के तौर पर ये बता रहे हैं कि मसाजिद को टारगेट बनाया गया और वो रैली के हिसाब से वो कुछ मुसलमानों की दुकानों को इसको नुकसान किया गया। तो ये वहाँ जाने के बाद ये लगा कि वायलेंस तो हुआ है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि त्रिपुरा का ये जो इलाका रहा है वो इसकी कोई तारीख़ नहीं है। कम्युनल वायलेंस की कोई तारीख़ नहीं है इसकी। यहाँ तक कि 47 में जब यानी पार्टीशन हुआ था तो उस वक्त इस इलाके में मुसलमानों की तकरीबन 40-42% आबादी थी और वो बड़ा हिस्सा फिर वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया जो बाद में बांग्लादेश बना और वहाँ से भी एक बड़ी तादाद यहाँ आ गई। लेकिन वो सब भी बता रहे हैं ऐसा कि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। उस वक्त भी कोई एक वाक़या ऐसा नहीं मिलता है कि कोई खून खराबा हुआ हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ के इतिहास में, वहाँ के तारीख़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरे वहाँ के लोगों का जो मिजाज है इसमें भी ये चीज़ नहीं है। कम्युनल जो वो होता है ना, तो वो ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं पाई जाती है। इसलिए ये जो कुछ भी हुआ है इसमें वहाँ की पब्लिक अगर शामिल होती तो ये
कई गुना ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, जो दुकानें जलाई गई हैं उसमें क्या आसपास हिंदुओं की दुकानें छोड़ी गई हैं, ऐसी भी कोई रिपोर्ट आपके सामने आई है? ये एक पूरी, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि वो गांव में शॉपिंग सेंटर होता है ना, ऊपर कुछ भी नहीं होता, नीचे ऐसी दुकानें होती हैं, ऐसा बना दिया जाता है, 15-25 लंबा सा ऐसा बना दिया जाता है, वो था ये। तो इसमें हिंदुओं की दुकानें हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मुसलमानों की दुकानें सब एक साथ थीं। हिंदू की दुकानें जहाँ शुरू होती थी, इसके बीच में मुसलमानों की जो एक दो दुकान थी, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। तो खास मुसलमानों की दुकानों को ही टारगेट बनाकर नुकसान किया है। और उसके सामने जो थी वो दुकान बिल्कुल जलाकर खाक कर दी। वहाँ पर वो मुसलमानों की एक ही दुकान थी, इसकी एक गोडाउन थी, और वो इसको ख़त्म कर दिया। तो ये तो अब मुकामी लोग होंगे तो ये टारगेटेड तो होगा कि भाई ये मुसलमान की दुकान है कि नहीं है। तो और ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई स्पॉन्टेनियस हो गया होगा। रैली जब निकाली गई होगी तभी ये सोचा होगा कि ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा लग रहा है। तो ये मामला तो, लेकिन तो हम जो कह रहे थे वो ये है कि सबसे डेंजरस ये है कि आपके त्रिपुरा में ये टेंडेंसी पाई नहीं जाती थी बिल्कुल, कभी ऐसे कोई वाक़यात नहीं हुए हैं। अब इसका वहाँ पर डेवलप होना जो है वो ख़तरनाक है। जी, मीडिया में जो चीज़ें आई हैं सरकार के लोग उसको पूरी तौर पर कंडेम करते हैं, बल्कि कई के ऊपर मुकदमे भी कर दिए गए हैं। तो उनका कहना है कि बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, फर्जी पेश किया गया है। आप लोग ज़मीन पर जब गए तो क्या आपने ये कोशिश की कि इंतज़ामिया के लोगों से, हुकूमत के लोगों से बात की जाए? कोई कोशिश की? हमने इसकी पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि हमने यहाँ से निकलने के पहले हमारे जो यानी ग्रुप लीडर थे, उन्होंने एक लेटर ईमेल से वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भेज दिया था कि हम लोग इस तरह से एक डेपुटेशन आ रहा है और आपसे मुलाकात करना भी चाहेगा। और इसके पहले हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार थे त्रिपुरा के, उन्होंने वहाँ के डीजीपी से भी फ़ोन पर बात की थी और ये बताया था कि एक डेपुटेशन आ रहा है और ये हालात का जायज़ा भी लेगा और वो आपसे ही मुलाकात चाहेगा। और वहाँ पहुँचने के बाद मुसलसल हमने ये कोशिश की। चीफ मिनिस्टर के पीए से मुसलसल हमारी फ़ोन पर बातचीत होती रही। उन्होंने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। इनकार भी नहीं किया और कोशिश उनके कहने के मुताबिक वो करते रहे होंगे जो कुछ भी हो। वहाँ दूसरी ये चीज़ थी कि इन्हीं दिनों पर वहाँ पर यानी लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात का हुआ है और हम जब पहुँचे थे वो नॉमिनेशन डेज थे। तो उनका ये कहना था कि इन कामों में चीफ मिनिस्टर थोड़े बिजी हैं, इसलिए तो इनकार भी नहीं किया और वक्त भी नहीं दिया और हम मुसलसल फॉलोअप करते रहे। इसी तरह से डीजीपी के लिए भी हम मुसलसल फॉलोअप करते रहे और वहाँ से भी वही आया कि डीजीपी बहुत मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं। यहाँ पे ये इलेक्शन के सिलसिले के कुछ लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम ये हो। अब जबकि हम जिस दिन निकल रहे थे 2 तारीख को और हमारा 5 बजे का फ्लाइट था और तकरीबन 2-2:15 बजे डीजीपी ऑफिस से फ़ोन आया और वो फ़ोन जो किया वो आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया और इसने ये कहा कि मैं डीजीपी से बोल रहा हूँ और डीजीपी साहब से आप मुलाकात करना चाहते थे लेकिन वो अभी भी मसरूफ़ हैं, लेकिन डीजीपी साहब ने ये कहा है कि मैं आपसे मुलाकात कर लूँ, तो अगर आप आते हैं तो हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमने फिर माजरत चाली कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब तो हमको एयरपोर्ट के लिए निकलना है और हमारी फ़्लाइट है और अब तकरीबन 2:15-2:30 बजे हैं। आपके यहाँ प्रोसेसन निकल रहे हैं, इसमें यानी बहुत सारी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इसलिए हम पहुँच नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। इसके अलावा हमने कांग्रेस पार्टी के यानी स्टेट प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी से भी हमने मुलाकात की और वो पानी सागर गए तो वहाँ भी हमने एसपी से मुलाकात करना चाहिए लेकिन वो तो नहीं हो सकी। लेकिन जो वहाँ का पीआई जो था, इंस्पेक्टर जो था, इससे हमने थोड़ी बातचीत की। तो ये चीज़ें हुई हैं जो सिस्टम के या इससे साथ। लेकिन चीफ मिनिस्टर या डीजीपी जैसे से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी।
आपने गुजरात में 2002 में भी काम किया, जब दंगे हो रहे थे उस वक्त अमन के लिए आप काम कर रहे थे। आपने 2012 में जब असम में बहुत बड़े पैमाने पर फसाद फूट पड़ा था, उस वक्त भी आप उसी वक्त फसाद के दौरान आप पहुंचे थे और बड़े पैमाने पर आपने काम किया था। दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान अमन शांति के लिए आपने उस वक्त भी काम किया था। 2013 में जब मुजफ्फरनगर हुआ तब भी आप पहुँचे और उसी वक्त आपने भी वहाँ जाकर के उस वक्त भी आपने ये काम किया था। आपका एक लंबा तजर्बा रहा है। ये 3-4 जो मैं गिनावा पा रहा हूँ, वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ों पर आपने फोकस किया और बहुत सारे मौक़ों पर आपने काम किया होगा। जो मेरी नज़र में आ रहा है 3-4 बड़े वाक़यात ये मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ का जो ये दंगा था या एक तरफा तौर पर जो वायलेंस मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, ये किस नौइयत का था? आपकी फाइंडिंग, अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? ये किस लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं, क्या है ये? हमने जैसे बताया कि ये इसकी डेंसिटी तो उस तरह की नहीं थी। ठीक है। जैसे पहले के जो हुए हैं तो वो इतना यानी ख़तरनाक कह सकते हैं जी। इस तरह से नहीं। जानी माली नुकसान के हवाले से जानी नुकसान तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ही नहीं है। कोई आमने सामने कोई कन्फ्रंटेशन भी नहीं हुआ, कन्फ्रंटेशन जरब भी नहीं हुई है। तो इस तरह के कोई वाक़यात यहाँ नहीं हुए हैं इस एतबार से यानी। लेकिन हमने जैसे अभी कहा आपसे कि यहाँ सबसे डेंजरस जो चीज़ है कि अभी वहाँ की जो आम पब्लिक है, जो जनता है, इसके अंदर ये कैफियत नहीं पाई जाती है। अभी उनके ताल्लुकात रवाबी थे वो अच्छे हैं, यहाँ तक कि कुछ जगहों पर मसाजिद पर जब हम गए तो इसके बाद हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई भी वहाँ पहुँच गए, उन्होंने उनसे पूछा ये सब चीज़ें हुई हैं यानी। तो पब्लिक में तो ये नहीं है। लेकिन ये इस तरह के वाक़यात अगर होंगे या इस तरह की टेंडेंसी अगर वहाँ बढ़ेगी तो हालात इन फ्यूचर ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो इसी तरह से होती है। आप ये कहते हैं कि जिस तरह के अभी फ़िलहाल वहाँ पर अवाम में हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम नफ़रत उसमें पाई जाए, जैसा कि आपने देखा। लेकिन मैं इस बात को इस तरह से देखता हूं कि अगर टेंडेंसी वहां पर बिगड़ी नहीं तो वहां पर एक ऐसी पार्टी हुकूमत में कैसे आई? अब इसमें तो ऐसा है ना साहब कि बहुत सारी जगहों पर ये लोग आए हैं। आज भी जैसे मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कैसे आई है हमको मालूम है। मेघालय में बीजेपी की गवर्नमेंट कैसे आई है हमको मालूम है। वहाँ भी आज भी प्रजा की जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ भी बरसों तक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ करती रही, वहाँ तक कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। एंटी इनकम्बेंसी ये वो फला ढिमका जो कुछ भी होगा वो भी इसने भी असर किया होगा और पब्लिक भी चाहती होगी कि कुछ चेंज हो। और बीजेपी ने कुछ काम किए होंगे कि जो पब्लिक को पसंद आ गए होंगे। अब हमारी तो इलेक्टेड सिस्टम ही ऐसी है कि किसी का पावर में आ जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि 100% पब्लिक उनके साथ है। 30% भी पब्लिक साथ होती है तो हमारे यहाँ तो पावर में आना आसान है, मुश्किल नहीं है। 35% मार्क्स से आदमी पास होता है, 30% से तो फेल हो जाता है। हमारे यहाँ 30% से सत्ता ग्रहण कर लेता है। इसलिए हमारी तो ये सिस्टम की एक वो है। ये है, ठीक है। ठीक है, आपने बताया कि एक सिस्टम का एक मसला है कि जाहिर सी बात है कि कोई भी हुकूमत बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग उनको चाहने वाले हों। जो ऑब्जर्वेशन आए हैं लोगों के कि वहाँ के लोग बड़े खौफ में हैं, बड़े दबाव में हैं और इसकी वजह से कोई उन दंगों का कोई विटनेस बनने को तैयार नहीं हुआ। आप लोगों से भी मुलाकात करने में बहुत सारे लोगों ने खुल करके ये नहीं बताया कि हम उन्हें जानते हैं या हमारे सामने ये चीज़ें हुई हैं, रात के अंधेरे में हुई हैं, इस तरह की बातें हुई हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि वहाँ पर कि इतना ज़्यादा दबाव की कैफियत पैदा हो गई है कि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं है? आप बाहर से जा करके क्या लड़ेंगे उनकी? ये तो हमने महसूस किया है वहाँ कि लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। जो कुछ भी वजूहात हो, एक वजह ये भी हो सकती है कि डर खौफ की वजह से, डर खौफ इस बात का हो सकता है कि अगर हम अभी कुछ करेंगे तो फिर स्टेट हमारे ख़िलाफ़ कुछ करेगी या ये होगा वो होगा, इस तरह का भी डर हो सकता है। तो वो खुलकर वो बात नहीं करते हैं। जिनसे ही बात हुई तो कहा नहीं हमने किसी को देखा ही नहीं है, हम तो हाजिर ही नहीं थे और रात के वक्त में हो गया है, या यानी तकरीबन एक सुर है हर जगह का। यानी हम तो अच्छे खासी जगहों पर घूमे हैं और किलोमीटर से का फासला रहा, जी, लेकिन हर जगह वो सुर
एक ही था कि हम नहीं जानते हैं, हमने नहीं देखा है और हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमने उनसे ये पूछा कि रैली जो निकली थी वो तो दिन के उजालों में निकली थी और करीब से दूर से आपने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। तो इसमें यानी एक बात सामने आई कि जो बहुत नारेबाजी एक आदमी जो करता था और इसने कुछ कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ भी कुछ बात कही थी, उस आदमी को कहते हैं कि हमने पहचाना था और हमने वो बात, इसके अलावा हम किसी को नहीं पहचाना। ज़्यादा में ज़्यादा ये हुआ है तो ये एक आदमी के लिए उन्होंने बात कही है। तो हमारा भी एहसास है कि कहीं कोई प्रेशर वो महसूस करते हैं या कहीं डर और खौफ या कहीं ये कि कुछ इसके बाद हो सकता है। और इसके बाद जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट कर भी रही है, इससे भी ये महसूस हो रहा है कि डर खौफ दूसरी चीज़ों का नहीं है, लोगों का नहीं है। तो डर खौफ यह है कि स्टेट मशीनरी कुछ भी कर सकती है और इसलिए वो, तो ये बात आपकी सही है। लेकिन ये तो एक चीज़ ये हुई ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला हुआ। आप लोग बाहर से गए हैं, आप उनको हौसला दिलाने गए हैं, उनके लिए अगर ज़रूरी हुआ तो डेलीगेशन को जो भी इंटरवेंशन करना हुआ, गवर्नमेंट से मिलना हुआ, कहीं पर कोई मुकदमा की बात आई, FIR की बात आई, तो आप उनकी कोशिश करेंगे कि वो आएँ और आप उनके लिए FIR दर्ज कराएँ। अब जो मुकामी लोग हैं वो अगर आपके साथ नहीं आते हैं, वो खुद पीछे चले जाते हैं, तो फिर ये लड़ाई किस तरह से, इस तरह के मौक़ों वो नहीं हो सकती है, वो बहुत मुश्किल है। ये तो हमारा तजुर्बा है कि जहाँ जहाँ हमने काम किया है वहाँ लोकल लोग आगे आए हैं और वो गुजरात में हम इसमें कामयाब हुए हैं जी। गुजरात के अलावा तो हम न तो आसाम में इसमें कामयाब हुए, बहुत कोशिशें की हमने, वहाँ भी की, मुजफ्फरनगर में भी कोशिशें की, वहाँ भी हम ज़्यादा कुछ कामयाब नहीं हो सके हैं। तो ये है कि सही है कि जहाँ तक अफेक्टेड लोग जो हैं वो खुद हिम्मत करके सामने नहीं आएंगे, वहाँ तक तो पॉसिबल नहीं। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन विटनेसेस जो हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसके बगैर तो कोई केस, कोई लड़ाई आप, और कुछ चीज़ें तो वो होती हैं कि वो लड़ाई पूरी उनके नाम से ही लड़नी पड़ती है, हम अपने नाम से लड़ ही नहीं सकते हैं जी। या कोर्ट में हम खड़े ही नहीं रह सकते हैं, तो खड़ा तो उनको ही रहना पड़ता है। तो अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, वो आगे नहीं आते हैं, तो फिर लीगल लड़ाई लड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो ये जो विक्टिम है उसकी अगर ये टेंडेंसी बन जाती है कि वो किसी खौफ से या अपने आप को उसे अलग कर लेता है, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कोई भी उनकी कैसे मदद कर सकता है? और आने वाले दिनों में जिस तरह के हिंदुस्तान के हालात बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां आपने बताया कि जहां पर तारीख नहीं रही है वहां पर भी दंगे हुए एक तरफा तौर पर, और ये चीज़ें तो बढ़ी जा रही हैं, गुज़िश्ता 7 साल में तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहैसियत एक लीडर, कम्युनिटी लीडर, आप क्या देख पा रहे हैं? यानी ये जो कैफियत है वो कैफियत तो बहुत तशवीशनाक है। हम ये कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि लोगों में से ये कैफियत लोगों की बदले, लोग बाहर आए, हिम्मत करके बाहर आए, अपनी कानूनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हों। देखिए कंपेंसेट आदमी हो जाता है जी, ठीक है। कहीं कहीं जैसे वहाँ भी गवर्नमेंट ने भी कंपेंसेट किया, किसी को 20,000, 70,000, 80,000, 90,000 ऐसा दे भी दिया अभी, जैसे नुकसान हुआ था जिन लोगों को। कम्युनिटी भी कर लेती है कंपेंसेट। हमारा तो एक मिजाज भी रहा है जी, भाई देखे बड़े पैमाने पर हो जाता है। वो सब तो हो जाता है, लेकिन वो सब हो जाने से ये रुकेगा नहीं। ये जो हालात हैं इसको रोकने का तो एक ही रास्ता है और वो लीगल लड़ाई है। जहाँ तक ये कानूनी लड़ाई कायदे से, ठीक से, ढंग से नहीं लड़ी जाएगी, और इसके लिए ख़ास तौर से वो लोग जो मुतासिर हैं इसके, वो आगे नहीं आएंगे, तो बहुत मुश्किल है हालात को रोकना, इस तरह के हालात को रोकना, क्योंकि वो तो हिम्मतें बढ़ती चली जाएंगी, हमको कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि सेफगार्ड है, हमको कोई नुकसान करने वाला नहीं है। और कोर्टों का भी हमने हाल तो देखा ही है कि हम जो चाहते हैं वो सब तो हो जाता नहीं है। और गुजरात में तो हमने ये भी देखा कि सारी लड़ाई लड़ते रहे, इसके बावजूद भी कोर्टों की अपनी
कहीं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, कहीं ये सब होता है। लेकिन ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, यही रास्ता है। हिंदुस्तान के जो हालात बन रहे हैं और कुछ लोग ये हालात को जो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसके रोकने का सबसे बड़ा रास्ता जो है वो यही है। रिलीफ काम, ये फला ढिमका, वो सारी चीज़ें तो जो हैं वो ठीक है कि, लेकिन इसको रोक नहीं सकती है। इसको रोकना होगा तो बड़े पैमाने पर लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके बगैर ये रुक नहीं सकता। अच्छा, अगर सरकारी मशीनरी काम नहीं करती है, वहाँ की हुकूमत फेलियर है, और जिन लोगों को के हाथों में जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, वो नहीं कर पाए। बताया गया कि पुलिस कई जगहों पर कई थी, लोगों ने आवाज़ लगाई कि आप कुछ कीजिए, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कम तादाद में हम हैं। इस तरह की सिचुएशन एक बार नहीं बारहा आती रहती है। ऐसी सिचुएशन में जब ये आ जाती है, उसके बाद क्या ऐसे लोगों को जिम्मेदार करार देने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए? क्या हो सकता है? नहीं, वो इनिशिएटिव लेना ही चाहिए और लिया जाना भी चाहिए। इसके बगैर तो आप कैसे रोकेंगे? लेकिन वो रास्ता वही है कि उसी रास्ते से हम कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और हो रही है, जब से ये त्रिपुरा हुआ है, सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कुछ समझदार किस्म के लोग भी हमारे दरमियान के, वो ये मशवरा देते फिर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को अपनी उन जगहों से जो नामुनासिब जगह हैं, जो सेफ़ नहीं है, वहाँ से निकल करके अपनी आबादियों की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। क्या ये वाला तरीका अपनाने की ज़रूरत है कि मुसलमान अलग अलग जगहों से निकल कर अपनी बस्तियाँ बनाएं? ये कोई तरीका है? नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। और हमने तो इसको यानी हमको तो एक्सपीरियंस है इसका। गुजरात में 2002 में जो हुआ था, तो शुरू में यही हुआ था कि लोग तो डिस्प्लेस हो ही गए थे जी, और बड़ी बड़ी जगहें खाली हो गई थी। और एक सुर ये आ रहा था कि अब उनको वापस नहीं ले जाया जा सकता, उनको कहीं और बसाना चाहिए। और हमारा शुरू से ये था कि ये तो हो ही नहीं सकता, उनको तो वापस ही ले जाना पड़ेगा उन्हीं जगहों पर। और हमारा तजुर्बा ये रहा कि तकरीबन 12-13 हज़ार फैमिलीज़ को हम वापस ले गए। वो सब प्रॉस्परस हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हो गए हैं। और जिनको हमने नई जगह पर बसाया है, वो आज तक वहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो सके। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, पर सबसे पहली वजह यह है कि अगर वहाँ से उनको हटा भी दिया गया, लेकिन फिर से वहाँ जाकर अगर उनको बिठा देंगे, तो फिर वहाँ उनका एक रौब आएगा जी बिल्कुल, कि भाई ये लोग भागने वाले नहीं हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए वो टाइम बीइंग कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन ये वापस आ सकते हैं। और वापस जाने के बाद वो लोग जिस तरह से जमे हैं, तो वो ज़्यादा, यानी इसके साथ साथ हमने बहुत सारे काम वहाँ तो किए थे, यानी कम्युनल एमिटी के और ये ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे। मुजफ्फरपुर में भी हमने यही किया कि हम जाटों के वो सब गाँव में गए, जितने गांव में होता है। जब मुसलमान तब तक वापस नहीं गए थे, हम सब गांव में गए, जाटों के साथ मीटिंगें की, उनको भी इस काम के लिए हमने तैयार किया। वही काम हमने बोडोस के साथ किया और वहाँ भी। लेकिन वापस तो ले जाना पड़ेगा इसको, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो बरसों से रहते हैं, 50-60 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, ऐसे भी लोग रहते हैं जहाँ से उनको हटा दिया जाता है। उनकी वो जड़ें हैं ना वहाँ जी, उन जड़ों को आप उखाड़ देंगे तो वो कभी फिर डेवलप होने में उनको बरसों निकल जाएंगे। यहाँ तो 2-4-5 साल में फिर बराबर हो जाएंगे, एस्टैब्लिश हो जाएंगे। दूसरा कि उनकी यहाँ वहाँ उनकी मिलकतें होती हैं, वहाँ उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ उनके रवाबित, ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइम बिंग ये होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर हालात ठीक हो जाते हैं। दूसरी जगह पर जाते हैं ना, तो फिर उनको वो सारी चीज़ें नए सिरे से करने की आती है। बहुत सारे उनके मसाइल होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। यानी आपके इस सवाल से और इस जवाब से मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि एक बार हमें ऐसे मकामात का सर्वे करना चाहिए जहाँ से लोग डिस्प्लेस किए गए, दोबारा फिर वहीं बसाए गए, और उनकी लाइफ अब कैसी है, और जहाँ से लोग डिस्प्लेस किए गए उनके लिए अलग कॉलोनियाँ बना दी गई, उनकी लाइफ कैसी है। जितने भी दंगे हुए हैं उसमें ये सवाल हमेशा होता है कि पुलिस जब मौजूद थी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। जितने भी दंगे मुसलमानों के खिलाफ हुए हैं, जो हिंदुस्तान में कम्युनल वायलेंस होते हैं, उसमें ये चीज़ होती है कि पुलिस का रोल बड़ा ख़राब था। पुलिस के रोल को लेकर के हमेशा क्रिटिसिज्म होता है। तो
और पुलिस में इस्लाहात लाने की बात एक लगातार समय से होती रही है, बहुत सारे कमीशन बनाए गए, अभी तक हिंदुस्तान की हुकूमतों ने उस चीज़ को तस्लीम नहीं किया है कि हमारी पुलिस पर इस्लाह की ज़रूरत है। इसके लिए कोई मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है कि नहीं है आप तमाम लोगों की तरफ से? बिल्कुल ज़रूरी है। अभी भी हमारे पास गुफ्तगू हो रही थी कि पुलिस रिफॉर्म्स जो है ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो हुकूमतें आती हैं उनको इंटरेस्ट इसमें नहीं है। पुलिस मैनुअल्स का जो रिफॉर्म्स इसको जो करना है, इसमें जो तब्दीलियाँ लानी है, क्योंकि उनको शायद ऐसा है कि वो तब्दीलियाँ लाने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल हमारा ख़त्म होगा। पुलिस का तो रवैया ये होता है कि पुलिस तो यानी हिज मास्टर्स वॉइस जो रूल करता है इसको ओबे करती हैं, सीधा सीधा उनके लिए तो वही होता है। तो इस सिलसिले में ये काम बहुत ज़रूरी है। हर गवर्नमेंट आती है और दावा तो ये करती है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स का काम करेंगे और इसमें जो कुछ भी जो खामियां हैं इसको दूर करेंगे, इसको और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट को सही मानों में यानी पब्लिक का यानी पब्लिक के जो मसाइल प्रॉब्लम्स हैं इसको सुलझाने का काम करने वाली, या तो फ्रेंडली उनके जो ताल्लुकात हों, ख़ास तौर से जैसे ब्रिटेन की बॉबीज़ के बारे में जो कहा जाता है कि वो ये बातें तो हो रही हैं लेकिन पुलिस का रवैया और पब्लिक का रवैया, कभी पब्लिक ने पुलिस पर एतमाद नहीं किया है। ये हमारी बहुत बड़ी यानी कमज़ोरी है हमारे सिस्टम की कि पब्लिक से कोई, मैं मुसलमान की बात नहीं करता, कोई भी आमतौर पर पुलिस से कोई वास्ता पड़ता है तो हर कोई ये चाहता है कि पढ़े ही नहीं, और पढ़े तो कैसे निकल जाएं। एक खौफ, एक डर अंदर से कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ भी हो सकता है यानी। तो ये मसला तो है और इस पर काम होना चाहिए और बहुत बड़ी मूवमेंट चलानी चाहिए कि ये तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आए। जी, मुझे बताएं कि क्या जमात इस्लामी का त्रिपुरा में भी कोई विंग है, काम करता है? त्रिपुरा जो हमारा है वो अलग से स्टेट नहीं है। जमात इस्लामी के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो इसमें है कुछ इस तरह से है कि हमारे आसाम साउथ का एक जोन है और आसाम साउथ के जोन के साथ त्रिपुरा को जोड़ा गया। ठीक है। तो आसाम साउथ जो है वही त्रिपुरा में भी काम करता है, लेकिन त्रिपुरा में थोड़े से लोग हैं हमारे, कम है लेकिन है कुछ लोग वहाँ पर। 2015 में जब लिंचिंग शुरुआत हुई तो जमात इस्लामी हिंद ने सद्भावना मंच बनाने का ऐलान किया और उस पर एक काम हुआ। कई जगहों पर सद्भावना मंच बने भी जहां हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में जमा करके उनके जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको बनाया गया, ग्रुप बनाया गया। लेकिन वो काम कर रहा होगा यकीनी तौर पर, जहां तक जितना भी असरात उसके होंगे, लेकिन काम कितना वो कर पा रहा है, क्योंकि आंधी तो उसी तेज़ी के साथ बढ़ी आ रही है। नहीं, वो आंधी बढ़ी आ रही है और ऐसा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक ख़ास मिजाज लोगों का बनाया जा रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक बड़ा काम तो यही करना है कि हमारे लोग जहाँ रहते हैं तो अगर वहाँ इस तरह के वाक़यात नहीं हुए हैं तो उनको एक तो मैक्सिमम रवाबित ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे, बनाते रहने पड़ेगा। एक काम तो ये तो बहुत लाजमी काम है। हम ये नहीं कहते हैं कि खौफ और डर की टेंडेंसी के साथ ये करना है जी। हम ये कहते हैं कि एक तो बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम हालात को बेहतर बनाएं, लोगों से रवाबित ताल्लुकात वो सब बनाए रखें। इसके कुछ तजुर्बात हमने किए हैं। मैं एक छोटी सी बात एक कह दूं कि एक जगह को हमने एक मॉडल विलेज हमने बनाया था। वहाँ का पूरा कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। ठीक, यानी 80% कारोबार उस कस्बे का मुसलमानों के हाथ में था और 90% जो इससे ताल्लुक़ रख फ़ायदा उठाते थे या जो लोग थे वो सब गैर मुस्लिम थे और इसमें ज़्यादातर आदिवासी लोग थे। जी जी। और ये सेंटर था, तकरीबन 62 विलेजेस जो थे आदिवासियों के, इसका ये सेंटर था जो वहाँ से
माल देते भी थे, खरीदते भी थे और वहाँ पर सेल आउट भी करते ये कहाँ का वाक़या है? गुजरात में एक जगह। अच्छा। हमने वहाँ जो कारोबारी मुसलमान जो थे उनसे धीरे धीरे राब्ते बनाए और उनको एक बात हमने एक तो समझाने की कोशिश की कि आप यहाँ जो कारोबार करते हैं वो आदिवासियों के साथ करते हैं। एक तो सबसे पहले आपको आदिवासियों का अगर आप एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और इस्लामी उसूलों के मुताबिक आप करेंगे, आप उनके साथ उनको सही प्राइस देंगे, उनको मुनाफाखोरी आप नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और इसके साथ साथ आप जो कुछ भी कमाते हैं इसका एक हिस्सा इन्वेस्ट उन पर करेंगे। जी। उन पर इसलिए करेंगे कि वो बेचारे बहुत गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके बच्चे, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई का और इसके सिलसिले का कुछ ज़रूरतें उनकी पूरी कर सकते हैं, उनकी और कुछ ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। उनसे आपके राब्ते जो है ना एक भले मानस के राब्ते बनने चाहिए, वो आप पर एतमाद करने लगें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर उन लोगों ने काम करना शुरू किया और फिर तो यहाँ तक काम करना शुरू किया कि कुछ और लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन जो करते थे तो हमारे लोगों में से कुछ लोगों ने बिल्कुल प्लानिंग करके इसको बंद करवाया, रोका, यहाँ तक कि वो खुद बहुत कम मुनाफे पर ये वो सब करने लगे। इसके कुछ वक्त के बाद 2002 हुआ। जी। ये जगह ऐसी थी कि अगर आदिवासी चाहते तो टोटल जीरो कर डालते। ओहो। 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। बड़ी बात है। 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके एतराफ में बहुत नुकसान हुआ। तो हम यानी ये चाहते हैं कि हमारे रवाबित ताल्लुकात और जिन लोगों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं जी, वो उनको इस्तेमाल न कर सकें, ऐसा काम आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक तो यह है। दूसरी चीज़ यह है कि हमको खौफ हिरास की टेंडेंसी से बाहर आना चाहिए। ठीक है। और कुछ काम तो वो भी हमको कि बहुत अगर आप रिमोट एरियाज़ में हैं, बहुत ऐसे में हैं, तो आपको यानी पैरेलल कुछ इंतज़ामात भी रखने चाहिए। यानी ठीक कि हमने उसी गांव वालों को ये भी मशवरा दिया था कि देखिए इस गांव में आप बहुत डेवलप नहीं हो सकते हैं, अब जितना है इससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आप एक आदमी के 3 बेटे हैं तो आप एक बेटे को तो यहाँ एडजस्ट कर सकेंगे, 2 बेटों के लिए आपको कहीं ना कहीं और तो ये सारी टेक्निक्स भी हमको वो करनी पड़ेगी। और इससे आगे की चीज़ यह है कि कुछ पॉलिटिकल वो भी हमको हासिल करनी पड़ेगी। हम जहाँ ताकत भी हम जहाँ हो वहाँ कुछ पॉलिटिकल ताकत हमारी हासिल हो, कुछ हमारे पोजीशन ऐसी भी हो कि हम सिस्टम पर भी असरअंदाज हो सकें, बिल्कुल कटके रह जाए, बिल्कुल उनसे कोई रवाबित ताल्लुकात न रखें, इसके बजाय सिस्टम के साथ के हमारे रवाबित ताल्लुकात ये वो सारी चीज़ें भी हों। बेसिक लीगल चीज़ों का नॉलेज भी हमारा होना ज़रूरी है। और यानी एक चीज़ मैं यहाँ रोकूंगा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी निज़ाम है, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, वहाँ का जो निज़ाम है उस निज़ाम के साथ वर्किंग रिलेशन आपको मेंटेन करना चाहिए, चाहे हुकूमत आपके पसंद की हो या ना पसंद की हो। सही है। वो हम बायस होकर नहीं कर सकते हैं जी। और हमको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि यानी हम तुमसे नफरत ही करते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। जहाँ तक जितनी चीज़ है, हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमको दबकर या हमको प्रेशराइज होकर करना पड़ेगा और करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम अपनी पूरे वक़ार के साथ हम रहेंगे, अपने वक़ार के साथ एक इंडियन सिटीजन के हमारी जो कुछ भी हुकूक हैं वो हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हम रहेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे राब्ते ताल्लुकात वो अच्छे बने रहें। और
इसके साथ साथ हमको ओवरऑल हमारी सोसाइटी को भी डेवलप करना पड़ेगा। हमारी जो खराबियां हैं इसको दूर करना पड़ेगा, और हिम्मत करके हम में जो खराब आदमी हैं उन्हें निकालना होगा। ये बड़ी अहम बात बताई आपने कि यानी अगर जो खराब आदमी उन्हें किनारे हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ के बैड एलिमेंट्स को भी हम शरण देते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सपोर्ट करना बहुत दूर है। मैं तो कहता हूँ बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो ठीक हो जाए, नहीं तो हम उनको ठीक करें कि तो ये बैड एलिमेंट्स को जहां तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे वहां तक भुगतना सबको पड़ेगा। और ज्यादातर ये जो मामलात होते हैं ना, वो इस तरह के लोगों से भी होते हैं जी। तो ये भी हमको करना पड़ेगा कि भाई कभी कभी ये होता है कि हमारा कितना भी बुरा आदमी हो, हमारा है जी, टेढ़ा है पर मेरा है, एक कहावत है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। ये वाली जो टेंडेंसी है ये नहीं होनी चाहिए, इसको भी हमको बदलना पड़ेगा। बात है। और हमारी यूथ पर हमको बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। यूथ को जरा सा बदलना पड़ेगा, उनको अपने इसको तो अच्छा, यूथ की जहाँ तक आपने बात की, यूथ पर तवज्जो देनी होगी और यूथ को कहीं ना कहीं अपने जो सिस्टम आपने बना रखा है, समाज का जो निज़ाम है, उस निज़ाम में कहीं ना कहीं उनको इंगेज करना, ये न देखते हुए कि साहब अभी तो इनकी ये उम्र है, अभी क्या जिम्मेदारियों के हवाले से बात कर सकते हैं, काम को हवाले से इंगेज करना, उनको ला करके इंगेज करना कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो सोसाइटी के। होता क्या है कि 40 साल के बाद उसे पता चलता है कि मैं मुआशरे का एक हिस्सा हूँ, वरना उससे पहले वो समझता है कि साहब मेरा क्या, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या करना है क्या नहीं करना, समाजी बुराइयाँ क्या, उसे दूर करने के लिए उसकी कोई दिलचस्पी नहीं बनती, या कोई डेवलपमेंट की बात हो उसमें वो कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ खेलना कूदना और इस तरह की मौज मस्ती में वक्त गुजारना। 40 के बाद उसे पता चलता है कि साहब मुझे भी इसी का हिस्सा इसका बनना है, तो बजाय इसके कि उसको टाइमली उसको जो है इंगेज किया जाए। यानी ये जिम्मेदारी तो हमारी, यानी जो लीडरशिप है या जो समाज के जिम्मेदार लोग होते हैं उनकी होती है। असल में ये होता है कि हम उनके लिए कोई स्पेस नहीं रखते हैं जी। उनके लिए जगह बनानी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और ये सोचे बगैर कि हो सकता है कि उनके लिए जितना स्पेस हम बढ़ाएंगे हमारा स्पेस कम होगा। जी जी जी, ये सोचे बगैर जी हमको उनका स्पेस और उनको हमको यानी पॉजिटिव कामों में जी लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि हम लेकिन आपने जैसे फरमाया ऐसा ही होता है कि वो ये समझता है कि हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है जी। और तो वो, और दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ आजकल जो हुई है ना कि ये सोशल मीडिया जो है इसने भी बहुत खराबियाँ पैदा की हैं। जैसे त्रिपुरा के सिलसिले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई। बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम भी थोड़े मुतासिर हुए, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात देखे तब हमको ये महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें तो एक्सेस हो रही है, बढ़ा के हो रहा है। और इसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि दो चीज़ें पैदा होती हैं। बड़ी जो चीज़ पैदा होती है वो ये है कि पूरी सोसाइटी में एक डर और खौफ पैदा हो जाता है। जी, ये सबसे बड़ा नुकसान है अपना। इससे एक तो बाहर आना पड़ेगा और ये इस तरह की चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें कुछ लोग फिर रिएक्ट हो जाते हैं और वो रिएक्शन जो है वो नेगेटिव जब होता है तो वो खतरनाक हो जाता है। पॉजिटिव होता है तो सही चीज़ सोचता है कि अच्छा इसमें ये हो सकता है, ये रास्ते निकल सकते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें मेरा क्या रोल हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बजाय फिर वो उल्टा सब होता है और सोच जब उल्टी होती है गलत दिशा की तरफ तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और नुकसान किसी का नहीं करती, वो अपना ही करती है। बिल्कुल। वो हम ये सब करने के बाद हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये काम करने वालों को नुकसान हो जाता है, वो उनको फ़ायदा होता है इससे, इससे नुकसान नहीं होता है। और होता यह है कि हमारे ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर इस तरह का हम जो कुछ भी करते हैं इसकी वजह से कुछ लोग जो यानी हमारे बिराना वतन में गैर मुस्लिम इसमें कुछ लोग वो होते हैं कि जो हमसे यानी वो करते हैं या वो समझते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो भी फिर मुतासिर होते चले जाते हैं। बिल्कुल। करने के लिए कोई बाहर नहीं आता है, करने के लिए कोई बाहर नहीं आता।
ये सब लफाजी तो होती है, लेकिन लिख देना और उसको हाँ, सोशल मीडिया पर शेयर कर देना, शेयर या कर कहीं देना, से कोई चीज आ रही है उसको शेयर करके शेयर कर सवाब कमा लेना, ट्वीट कर लेकिन देना। इस पर कुछ करने लेकिन का हाँ, एक्शन जो है ना, एक्शन करने के लिए कोई आगे नहीं। एक्शन करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और बहुत डिटेल में आपने मेरी गुफ्तगू की। ये थे शफी मदनी साहब जो मुझे बता रहे थे कि भाई ये वक्त एक्शन का है न कि रिएक्शन का है, इसलिए हम तमाम लोगों को होश हवास के साथ जब भी कोई मामला हिंदुस्तान के अंदर होता है, किसी भी तरह की कोई मुश्किल परेशानी आती है, तो आप होश संभाल कर रखें और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं बगैर किसी समझ के, बगैर किसी उसके फैक्ट चेक के आप आगे बढ़ा देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, किसी ने मुझे भेजा और मैं आगे बढ़ा दूँ और सवाब कमा लूँ। मेरा ख्याल है ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम एक बार रुकना चाहिए, उसको सर्च करना चाहिए, उसकी फैक्ट चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अमली तौर पर आकर के ऐसे संगठन जो मौजूद हैं हमारे आपके दरमियान, उनसे मिलिए और उनसे मिल करके उनकी रहनुमाई में, उनके गाइडेंस में आकर के आप काम कीजिए। सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए अपना रोल अदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।